थोड़ा सा टाइम लेती है इंस्टॉल होने में। ये तमाम चीज़ें हमने ओरिएंटेशन में डिस्कस कर ली थी आई गेस कि अब हमें इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक चीज़, हम लोग भी स्टूडेंट्स ही हैं आपकी तरह, तो कुछ लोग में भी रिस्पेक्ट की वजह से सर कह रहे होते हैं, लेकिन हम भी आप लोगों के भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो बेहतर है कि आप सर ना ही कहें। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा। पाइथन इंस्टॉल होगी हमारे पास। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? एक कोड एडिटर है जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं, और ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मेरे पास डाउनलोडेड है, आपने डाउनलोड तो होपफुली कर ही लिया होगा। यहाँ से आके आपने इंस्टॉल करते वक्त इन तमाम बॉक्सेस को चेक कर देना है, और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। स्क्रीन शेयर हो रही है आई गेस आप लोगों को। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है पाइथन थर्ड नेम से। आप कहीं पर भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने डेस्कटॉप पर किया हुआ है। आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स होंगी तो आप कहीं पे भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, एफ में, डी में, वट एवर, किसी भी लोकेशन पर आप उसको क्रिएट कर सकते हैं एक एम्प्टी फोल्डर को। अब उसमें हमने आके क्या करना है? राइट क्लिक करना है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड। अब जो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इसी फोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा, और जितनी भी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर ही सेव होती रहेंगी। जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अच्छा, पहले मैं आपको सेटअप बता देता हूँ कि सेटअप किस तरह से करना है। अब आपने पाइथन भी डाउनलोड कर ली, विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है कि आपने पाइथन और जुपिटर के एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं। यहाँ के आप सर्च करेंगे पाइथन इस वाले टैब में जो कि एक्सटेंशन का है, और फर्स्ट पे ही आपको जो ऑप्शन मिलेगा इस पे आपने क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद ऐसे ही आपने सर्च करना है जुपिटर। जुपिटर जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो सजेशन दे रहा होगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आपने दूसरों के इंस्टॉल नहीं करने। जैसे ये भी जुपिटर का है लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं है। तो आपने जो फर्स्ट नंबर पर सजेशन आ रही है उसको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको शो कर रहा होगा कि ये 4 एक्सटेंशन होंगे, एक्सटेंशन पैक है कंप्लीट जो इंस्टॉल होगा, उसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लेगा वो। तो एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पर आकर न्यू फाइल वाले आइकन पर क्लिक करके एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है? ओके, सो सबको स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, आपके पास में भी इंटरनेट प्रॉब्लम होगा तो आप उसको देख लें। अब हमने यहाँ पर जुपिटर नोटबुक क्रिएट करनी है। जुपिटर नोटबुक क्या है, ये वक्त के साथ साथ जैसे हम कोड लिखेंगे तभी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी। अभी के लिए मैं एक टेस्ट नेम से फाइल क्रिएट करता हूँ, और टेस्ट डॉट IPYNB ये मैंने इसका नाम रखना है।
यहाँ आके हमने कोड लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं 1+0, और इसको हम रन करेंगे। यहाँ से कर सकते हैं, या लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था कि कंट्रोल और एंटर के थ्रू हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टेप था जो मैं मेरा उस वीडियो में मिसिंग था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप इसको रन करेंगे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा और आपने आईपीवाई कर्नल को इंस्टॉल करना है यहाँ पर। ये वो स्टेप है जहाँ पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ उसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, वो थोड़ी सी देर लगाएगा और आईपीवाई कर्नल एक जो कर्नल है इसकी बैकएंड पे चल रहा होता है उसको इंस्टॉल कर लेगा। और उसके बाद ये लास्ट स्टेप है, आप आपके पास सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इसके अंदर जुपिटर नोटबुक्स के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको भी करके देख लेते हैं ताकि अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम थी तो वो भी सॉल्व हो जाए आपकी। आप लोगों के इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, नहीं तो मैंने दूसरी डिवाइस पे से भी ज्वाइन किया हुआ है और मैं देख रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन शो हो रही है। तो आपके इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं, आप काइंडली उनको देख लें, नहीं तो हमारी साइड से सब ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेगा इसको इंस्टॉल करने में ऑब्वियसली, लेकिन इंस्टॉल हो जाता है। और अगर नहीं होता तो आप इसको अगेन जब रन करेंगे तो अगेन वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसको इंस्टॉल कर लें। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल करना है, हमारी कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं। एक ग्रो टुगेदर के नाम से है जहाँ पे हम रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं, कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं जैसे लास्ट टाइम साद ने बताया था। तो उसके लिए एक डिस्कशन ग्रुप है हमारा जो कि ग्रो टुगेदर डिस्कशन ग्रुप के नाम से है। आप लोगों ने वहां पर जाकर पाइथन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी। पाइथन को डिस्कस करने के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है, डिस्कशन ग्रुप पाइथन का। जो भी आपका पाइथन से रिलेटेड क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो आप वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वहां पर आप लोग जो क्या कहा जाए कि जो सलाम दुआ शुरू कर देते हैं दूसरों से, उससे आप लोग अवॉइड किया करें। ठीक है, इंस्टॉलेशन की यही चीज़ें थी। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अभी इंस्टॉल कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन इंस्टॉल जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये कंप्लीट सेटअप हो जाएगा और आपका कोड रन हो जाएगा। थोड़ी सी देर देख लेते हैं, अगर ज़्यादा टाइम लगाएगा तो फिर हम इसको स्किप करके कंटिन्यू करते हैं। सर्च करने पे आपको लाजमी नज़र आएगा सजेशन। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके पास या तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्च करने पे ये हो ही नहीं सकता कि ना ये ऐसे ही है, ऐसे आप कहेंगे मैंने गूगल पे सर्च किया और कुछ नहीं आया। तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना आए। अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो लाजमी आएगा। हाल दो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कुछ भी शो ना करे वो। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इस स्टेप पे आप लोग रुके हुए तो आप इसको इंस्टॉल पे लगा सकते हैं ताकि आपके पास ये भी इंस्टॉल हो जाए। वैसे ऑलमोस्ट मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है ये।
ओके, मेरे पास इंस्टॉल हो गया ये, और आप लोगों के पास भी हो जाएगा। यही लास्ट एक स्टेप है जहां पर आप लोग स्टक हुए हैं, तो आप इसको काइंडली इंस्टॉल कर लें। तो ये तो था हमारा सेटअप से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट लेते हैं हमारा आज का जो सेशन है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर VS कोड को ओपन कर लेना है इस तरह से। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा ओपन विद कोड का किसी भी फोल्डर में, तो आप यहाँ से फाइल से आके ओपन फोल्डर करेंगे जहां पर आपका फोल्डर है। अब मेरा क्योंकि डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप पे आके पाइथन थर्ड वाला जो मैंने बनाया हुआ है फोल्डर, उसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो उससे क्या होगा कि उसमें जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पर मुझे शो हो रही होंगी, और जितनी और फाइल्स मैं क्रिएट करता जाऊंगा वो उसी फोल्डर के अंदर स्टोर हो रही होंगी और सेव हो रही होंगी। उससे ये फायदा होगा कि मुझे बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने जो फाइल क्रिएट की थी वो मेरे लैपटॉप पर किस जगह पर सेव हुई हुई है। ठीक है, शुरू के जो 2-3 सेशंस होंगे हमारे, वो थोड़े से बिगनर फ्रेंडली होंगे, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह हम इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक से चीज़ों को थोड़ा स्पीड में लेके जाना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली इसमें हम थ्योरी कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग है क्या एक्चुअली। तो आप लोगों में से कोई भी अगर बताना चाहे तो बता सकता है। मैं यहाँ पे माइक ओपन कर देता हूँ। कोई भी आप लोगों में से बताना चाहे कि प्रोग्रामिंग है क्या और एक्चुअली हम ये कर क्यों रहे होते हैं, Can अगर may कोई I बताना please tell चाहे। you? जी जी श्योर। A special type of language used to means like to create programs or run programs is known as a programming language. Like we can use special characters and symbolic things to like write a program. ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, सही बताया इन्होंने। क्यों कर रहे होते हैं हम प्रोग्रामिंग? कि ये एक आर्ट है, ये एक तरीका है कि हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली हमारी मशीन है, उसे बता रहे होते हैं कि आपने ये काम करना है। कोई भी काम हो सकता है वो, और उसमें हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं उनसे कि ये चीज़ आपने इस तरह से करनी है, ये इस तरह से करनी है। तो प्रोग्रामिंग मीन्स कि हम कंप्यूटर से बातें कर रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कोई भी काम हमने उसे करवाना है उसके लिए। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन, जावा, C++, ये जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, सी हो गई, जावा स्क्रिप्ट है, और भी मल्टीपल हैं, गो कह लें, C#। तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी लैंग्वेजेस क्यों हैं? तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे अगर पाकिस्तान में ही देख लें, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो हम बोल रहे होते हैं, हम यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज में। अब हमारे यहाँ पर पंजाब में, ख़ास तौर पे इस एरिया में जहाँ पर हमें पंजाबी, सराइकी और उर्दू इस तरह से ये मिक्स यूज़ हो रही होती है। अगर हम KPK वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे पश्तो या आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेजेस हैं उस साइड पे। बहरहाल पाकिस्तान में ही इतनी लैंग्वेजेस हैं। सिंध की तरफ चले जाएं तो सिंधी लैंग्वेज वो लोग बोल रहे होते हैं, और हर इलाके की अपनी लैंग्वेज होती है। अभी ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए भी हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, और हर लैंग्वेज की अपनी खसूसियात है। कोई लैंग्वेज किसी काम के लिए बेहतर यूज होती है, कोई किसी की, कोई वेबसाइट्स आपने क्रिएट करनी है, कोई लैंग्वेजेस उसके लिए बहुत अच्छी होती है, कोई लैंग्वेजेस इसके लिए अच्छी हैं कि आपने मोबाइल ऐप्स क्रिएट करने हैं जो हमारे मोबाइल्स में क्रिएट होते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, और जितने भी हम ऐप्स यूज कर रहे होते हैं वो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब हर लैंग्वेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उसके अपने यूज केसेस हैं, और हर लैंग्वेज उस हिसाब से यूज हो रही होती है। तो क्योंकि अब हम पाइथन देख रहे हैं, तो ये पाइथन का लोगो है। थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि क्या हो रहा होता है कि हम यहाँ पर कोड लिख रहे होंगे, दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है जिसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। इस तरह की थ्योरीज
आई होप कि आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर में यही कुछ ही पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। तो ये इस थ्योरी में जाने की मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जरूरत है। और अगर किसी को नहीं पता इन चीजों का तो वो खुद से सर्च भी कर सकता है। ऑब्वियसली कुछ चीजें साथ साथ आपको भी लेके चलनी पड़ेंगी, हम हर चीज कवर नहीं कर सकते। भाई स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो हो रही है, आप काइंडली अगेन ज्वाइन कर लें। ओके, सो कंपाइलर नहीं होता पाइथन के अंदर, इंटरप्रेटर होता है। आल्दो एक कंपाइलर होता है, उसके लिए आप थोड़ी सी सर्च कर लीजिएगा कि किस तरह से पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर और कंपाइलर काम कर रहे होते हैं, दोनों ही होते हैं। तो दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है, हम यहाँ पर कोड जो लिख रहे होते हैं, दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है, वो उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है, क्योंकि कंप्यूटर को 0 1 समझ आती है, उसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता कंप्यूटर को। तो उसके लिए क्या है कि फिर वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके उसे बता रहा होता है कंप्यूटर को कि आपने कौन सा काम करना है और ये जो कोड लिखा गया है इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो आप कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में सर्च कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या फर्क है। उसके अलावा आप ये चीज भी लाजमी देखिएगा, अगर किसी को नहीं पता कि हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है और ये हाई लेवल और लो लेवल होती क्या है। ऑब्वियसली हम ज्यादा थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे, ये हमने पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं एक्चुअल, और आप लोग साथ साथ फॉलो करेंगे। आप लोगों के पास अगर तमाम चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं तो आप इस तरह से अपने पास VS कोड ओपन करके एक फाइल क्रिएट कर लें, और उसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं। 2 मिनट आप लोगों के पास हैं, आप उसको ओपन कर लें और साथ साथ फिर आप लोगों ने फॉलो करना। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। और अगर किसी की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही हैं या कुछ इंस्टॉल हो रहा है तो आप लोग जब इंस्टॉल हो जाए तब इसको फॉलो कर लीजिएगा साथ साथ। सबसे पहली चीज, अच्छा जुपिटर के बारे में तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बता दिया था, फिर बताता हूँ। इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। सेल वो जगह है जहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, कोड होता है और मार्क डाउन होता है। मार्क डाउन में अभी हम नहीं जा रहे, कोड से पता ही लग रहा है कि हम यहाँ पर किस लिए जमा हुए हैं, हम कोड लिखने के लिए जमा हुए हैं। तो कोड सेल्स हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम कोड लिखते चले जाएंगे। जितने सेल्स क्रिएट करने हो हम कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे, A और B, अबव एंड बिलो, सेल्स क्रिएट करने के लिए। सेल के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको अगर रन करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल और एंटर के थ्रू हम उसको रन कर सकते हैं। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम साथ साथ भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम स्टार्ट लेते हैं प्रिंट फंक्शन से। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो एक कन्वेंशन है कि सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के दिखाया जाता है। तो वही हम देख लेते हैं। अब प्रिंट फंक्शन क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, जो एक काम करता है। क्यों यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है कि इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्क्रीन। कोई भी मैसेज हो, कोई भी चीज हो जो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी हो, उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि आपने कोई काम करना है। अब मैं अपने कंप्यूटर को कहता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर
कोई भी चीज स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास प्रिंट फंक्शन यूज हो रहा होता है। तो मैं उसे लिखता हूँ प्रिंट, और क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन के लिए हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज हम लिख रहे होते हैं वो उसको प्रिंट कर देगा। पैरेंथेसिस मींस ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, इसके अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा वो उसको स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू पाइथन। अब मैंने यहाँ पर वेलकम टू पाइथन लिख लिया, लेकिन मुझे इसे लिखना पड़ेगा कोट्स के अंदर ही। आप लोग वाकिफ होंगे कि स्ट्रिंग को हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। पाइथन के अंदर हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट, और उसके बाद मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, रन में इसे यहाँ से भी कर सकता हूँ, और उसी सेल के अंदर रहते हुए मैं कंट्रोल होल्ड करके जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो वो उस सेल को रन कर देगा, और उसके अंदर जो भी चीज मैंने लिखी थी वो उसने मुझे एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवा के दे दिया। तो पाइथन में प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, बिल्ट इन फंक्शन है, और ये जो भी चीज हम इसे देते हैं उसको प्रिंट करके देता है। जैसे अगर आप लोगों ने C++ की है तो उसमें सी आउट होता है आई गेस, और अगर जावा हो तो उसमें, बहरहाल जावा वाला मुझे भूल गया, C++ में सी आउट होता है। तो ये प्रिंट फंक्शन वही काम कर रहा होता है, कोई भी चीज हम इसे देते हैं तो वो उसको प्रिंट करके दे देता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वेरिएबल्स की। ओके, ठीक है, ऐसा आउट होता है। बहुत अच्छा हो गया, जावा C++ किए हुए तो कंफ्यूजन हो जाती है। ऐसे ही है पाइथन, तो अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहता। बहरहाल प्रिंट हमने करके देख लिया, इसके अंदर कोई भी चीज हम देंगे तो वो उसको प्रिंट करके दे देगा। अभी हमने डबल कोट्स यूज किए थे, हम सिंगल भी करके देख लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करके नेक्स्ट सेल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, कोट्स में कर देता हूँ सिंगल, तो ये भी हमें अलाउ करता है कि हम सिंगल कोट्स यूज कर लें, और ट्रिपल कोट्स भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम करके देख लेते हैं। ट्रिपल कोट्स मैंने स्टार्ट में ऐड किए हैं और एंड में ऐड किए हैं, तो वो भी हमें अलाउ करता है। मीन्स के सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, जो मर्जी आप यूज करें पाइथन आपको अलाउ करता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ट्रिपल कोट में, उसको भी इंशाल्लाह हम साथ साथ देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंपल नेम्ड लोकेशन होती है। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा इसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, तो वेरिएबल पाइथन के अंदर जब भी हम क्रिएट करते हैं बहुत ही सिंपल वे में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से नहीं होता जैसे हम जावा या C++ में क्रिएट करते वक्त बता रहे होते हैं कि इसकी ये डेटा टाइप है। जैसे हम यूं किया करते थे, इंट a इज इक्वल टू कुछ 10 कह लें। तो पाइथन में क्या होता है कि पाइथन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप डिटेक्ट कर लेती है जो भी हम डेटा लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं a इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, तो अब पाइथन को पता है कि ये इंटीजर है। मैं a इज इक्वल टू 3.4 लिख देता हूँ, तो पाइथन को पता है कि ये फ्लोट है। मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी टाइप कौन सी है। मैं सिर्फ एक वेरिएबल का नेम लिखूंगा, उसके बाद उसे इक्वल कर दूंगा किसी भी वैल्यू के जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो उस वेरिएबल को क्रिएट कर देगा। तो वेरिएबल होते क्या है, यहाँ पे हम इसको हेडिंग दे देते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स यूज होते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को, जस्ट लाइक कंटेनर्स। और उसके बाद क्या होता है कि उसको हम एक नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। मैंने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 कर दिया, तो अब ऑब्वियसली ये जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को,
ये हमारी मेमोरी में जाकर स्टोर होते हैं। तो ये हमारी किस मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो रहे होते हैं, रैम में या हार्ड ड्राइव में? ठीक है, ओके। मैं समझ रहा था कि बहुत से लोग में भी बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें लेके चल रहा था। मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वाकिफ हैं, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को एडवांस करना चाहिए। ओके, ठीक है। रैम के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक कहा आपने। तो वेरिएबल्स हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि हमने सिर्फ उसका एक नाम लिखना है और उसके बाद कोई भी वैल्यू उसको दे देनी है, तो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब वेरिएबल्स जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो वेरिएबल्स के अंदर हम कोई ना कोई डेटा रख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 10 रखा, बी की टाइप, बी के लिए मैंने 20 लिखा। तो इस डेटा की मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। अब आप लोग बताएंगे डेटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, शुरू से ही हम इसको लेके चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, डेटा टाइप मींस कि वो डेटा किस तरह का है। जैसे अगर आप लोगों में से किसी का नेम है, तो उस डेटा को हम कहते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, क्योंकि उसके अंदर हम कैरेक्टर्स यूज कर रहे होते हैं, अल्फाबेट्स। उसके अलावा अब जब मैंने 10 लिखा है, 20 लिखा है, तो ये नंबर्स हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू, सी जी पी ए कर लेते हैं, सी जी पी ए इज इक्वल टू 3 पॉइंट कुछ भी कर लेते हैं, 8 कर देते हैं। अब ये भी नंबर है, लेकिन अब नंबर की भी दो टाइप्स हैं, जैसे आप लोग बता रहे हैं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर वो होते हैं जो होल नंबर्स होते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, और फ्लोट वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 3.8 लिखा हुआ है। तो ये दो टाइप होती हैं नंबर्स की, इंटीजर एंड फ्लोट। इंटीजर है और ये फ्लोट है। उसके बाद हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग्स से कौन कौन वाकिफ नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ चैट में लिखेगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि कोई ऐसा बंदा है जिसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए स्ट्रिंग्स को। ओके, स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग्स क्या होती है हमारे पास, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि स्ट्रिंग्स आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा। अब जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा था इज इक्वल टू 10, ये मैंने आपको बता दिया कि नंबर है। और मोर स्पेसिफिक अगर हम इसे करें तो ये इंटीजर है। इंटीजर मीन्स के होल नंबर है, डेसिमल पॉइंट नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर मैंने 3.8 लिखा, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप मीन्स कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। अब स्ट्रिंग्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग्स में हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होता है, मीन्स कि हम अल्फाबेट्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू अली कर लेते हैं। अब ये क्या था, इसके अंदर मेरे पास कैरेक्टर्स थे, मेरे पास अल्फाबेट्स थे, मेरे पास टेक्सचुअल डेटा था, नंबर्स वगैरह नहीं थे। तो इसको कहते हैं कि ये स्ट्रिंग हमारे पास डेटा टाइप है, और उसको लिखने के लिए हमें इनक्लोज करना पड़ता है उसको, मीन्स कि उसके स्टार्ट में और उसके एंड में हमारे पास कोट्स ऐड करने पड़ते हैं। सिंगल कोट्स हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, और ट्रिपल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसके बगैर इसे लिखूंगा, अब मैंने ऐसे ही अली लिख दिया, इसके स्टार्ट और एंड में मैंने कोट्स ऐड नहीं किए। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करते हुए एंटर प्रेस करूंगा, तो वो मुझे एरर दे रहा है
क्योंकि वो इस तरह से हमें अलाउ नहीं कर सकता कि हम अल्फाबेट्स को लिख दें। अगर हमने अल्फाबेट्स लिखने हैं तो हमें उसके लिए उसको कोड्स के अंदर लिखना पड़ेगा, और इस डेटा टाइप को कहते हैं कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। जैसे हमने नेम लिख दिया, हम यूनिवर्सिटी का नेम कर सकते हैं। इस तरह का जो भी डेटा होगा तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास कि हम उसको कोड्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे, स्टार्ट में भी और एंड में भी। तो इसको कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसके बाद हमारे पास कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं पाइथन के अंदर, जो कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें हम अभी नहीं जाएंगे। अब हमने ये देख लिया कि वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ एक नाम लिखना है, मीन्स कि उसको एक नेम देना है। जैसे यहाँ पर मैंने उसको नेम दे दिया नेम, यहाँ पर मैंने उसे नेम दे दिया यूनि, यहाँ पर मैंने CGPA, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। उसकी भी कुछ रूल्स होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 डेटा टाइप्स हमने कवर की, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। और हमने ये देख लिया कि हम वेरिएबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी राइट साइड पे होता है वो असाइन कर देता है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू अली, तो मैंने कहा कि भाई नेम वाले वेरिएबल को अली वाली वैल्यू असाइन कर दो। ऐसे ही CGPA वाले वेरिएबल को 3.8 वाली वैल्यू असाइन कर दो। अब जहां पर मैं CGPA यूज करूंगा वहां पर अंडरस्टूड होगा कि मैं 3.8 की बात कर रहा हूँ। जहां पर मैं नेम को यूज करूंगा उसमें ये अंडरस्टूड होगा कि मैं इस अली की बात कर रहा हूँ। तो अब हम प्रिंट करवाते हैं इन वेरिएबल्स को। पहले मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया था स्टार्ट में ही कि हम प्रिंट फंक्शन को कोई एक स्ट्रिंग, अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये एक हमारे पास स्ट्रिंग थी जिसको हमने इनक्लोज किया हुआ है कोट्स के अंदर। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग अगर हम प्रिंट फंक्शन को देंगे तो वो एज इट इज उसको प्रिंट करवा के दे देगा हमें। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाएं। प्रिंट मीन्स कि हम उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन को पास करेंगे उस वेरिएबल का नेम। जैसे मैं इस नेम वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे उसे पास करूंगा नेम, तो वो उसको मुझे प्रिंट करके दे देगा। उसने यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या प्रिंट करवाया, उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई। यही मैंने आपको कहा था कि जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे उसका नेम लिखेंगे और उसकी जगह पर वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ यूनी वाले वेरिएबल को, तो उसने आगे भी प्रिंट करवा दिया। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ CGPA को, तो वो 3.8 उसने प्रिंट करवा दिया। मीन्स जो भी वेरिएबल नेम हम उसे देंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। और वेरिएबल नेम, वेरिएबल जब भी हम प्रिंट करवा रहे होंगे उसके अंदर क्या होगा कि हम कोट्स ऐड नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोट ऐड कर देता हूँ तो ये स्ट्रिंग बन गई है। अब ये इसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा रेदर देन कि वो मुझे अली की वैल्यू प्रिंट करवा के दे। अभी मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो इस केस में आप देखें कि उसने नेम की जगह पर मुझे अली प्रिंट नहीं करवा के दिया, क्योंकि वो एक वेरिएबल नेम अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि उसको मुझे बगैर कोट्स के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कोई भी वेरिएबल हो उसको प्रिंट करवा सकते हैं, या उसके अलावा कोई स्ट्रिंग हो उसको एज इट इज प्रिंट के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो यहाँ तक, तो आप लोग कर सकते हैं। अब्दुल्ला, नेक्स्ट लाइन से क्या मतलब है आपका? आपने नेम को ऊपर लिखा नहीं होगा खालिद। आप अगर पहले यहाँ पर इस तरह से नेम लिखेंगे और उसको इक्वल करके किसी नेम
किसी स्ट्रिंग को वहां पर आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने अली लिखा हुआ है कोर्स के अंदर, देन आप उसको प्रिंट करवाएं इस तरह से, प्रिंट नेम, तब वो प्रिंट करवाएगा। अगर यहाँ पर आपने नेम उसे पहले क्रिएट ही नहीं किया वेरिएबल इस तरह से, तो यहाँ पे आपको वो अब एरर दे देगा कि उसको नेम वाला वो नहीं मिल रहा। उस केस में आपको ये एरर आ रही है। या सिंगल कोट्स, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स कोई भी लिख सकते हैं। यस, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर वेरिएबल नेम्स, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, a इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ और कैपिटल A इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ a को, स्मॉल वाले को और कैपिटल वाले को। तो आप देखें कि यहाँ पे जो स्मॉल वाला था, क्योंकि वो एक सेपरेट चीज थी, तो उसके लिए उसने 10 प्रिंट कराया। ए कैपिटल था तो उसके लिए उसने 20 प्रिंट कराया। तो ये हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वेरिएबल नेम्स का हमने खास ख्याल रखना है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी, एक कैरेक्टर भी, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ एन कैपिटल कर देता हूँ और नेम। अब अगर मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे भी ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एन वाला मैंने कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब हम थोड़ा सा इनको एक्सपेंड करते हैं। यस, अच्छा मारिया, यहाँ पर ना हमारे पास कैरेक्टर टाइप है ही नहीं। कैरेक्टर डेटा टाइप पाइथन के अंदर हमारे पास नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं। तो सिर्फ अगर आप एक कैरेक्टर भी उसके अंदर लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। आप लोग उसकी टाइप चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम टाइप किस तरह से चेक कर सकते हैं। अभी बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है, अभी तो हमने स्टार्ट लिया सिर्फ। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ और वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं लिख देता हूँ CGPA क्रिएट कर लेते हैं। CGPA इज इक्वल टू 4.0, एज इज इक्वल टू 10, नेम इज इक्वल टू अली कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इनकी टाइप चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। अब टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप नाम का एक फंक्शन है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट फंक्शन के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा टाइप, फिर मैं एक और पैरेंथेसिस ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल का नेम लिख दूंगा जिसकी मैं टाइप चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CGPA। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इसकी टाइप फ्लोट है, क्योंकि वो 4.0 लिखा हुआ है, एक डेसिमल नंबर था, तो उसने मुझे बता दिया कि इसकी टाइप फ्लोट है। ऐसे ही मैं टाइप चेक कर लेता हूँ एज की। अब एज की टाइप हमें वैसे ही पता है कि ये इंटीजर है। हम देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे उसने हमें बताया कि ये इंटीजर है। अब हम नेम को देख लेते हैं। नेम को जब मैंने देखा तो उसने मुझे बता दिया कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म STR यहाँ पर पाइथन वाले यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक कैरेक्टर लिख देते हैं उस वेरिएबल के अंदर। तो मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिखा जिसको, जो कि है यहाँ पर ए, कैपिटल ए। जब उसकी टाइप चेक की तो उसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही है। तो पाइथन में कैरेक्टर टाइप है ही नहीं हमारे पास। ओके, ये तो हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग्स के साथ प्रिंट करवाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नेम लिख देता हूँ, हसन। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हसन को ग्रीट करूँ, मीन्स हेलो हसन, इस तरह से कर दूं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले
आकर लिख देंगे हेलो। ये तो हमें पता है कि हम प्रिंट फंक्शन को कोई भी कोर्स के अंदर कोई भी चीज देंगे तो वो उसको एज इट इज प्रिंट करके दे देगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखें कि इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, जो उसके अंदर मैंने उसे पास किया था, जो कि है हेलो। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाए और यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाए हेलो हसन। तो उसके लिए हम कोमा को यूज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर लाइव ने बताया। तो इस तरह से वो उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और एज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ 10। अब मैं कहता हूँ प्रिंट माई एज इज, और इन कोट्स के बाद कोमा लिख के मैं उस वेरिएबल का नेम लिख दूंगा तो वो उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से मैं वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग्स को, सॉरी, हाँ, वेरिएबल और स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा सकता हूँ। अब हम देखेंगे कि कनकैटिनेशन क्या चीज है। जैसे यहाँ पर हमें चैट में जाहिद कह रहे हैं कि प्लस को भी हम यूज कर सकते हैं। प्लस हम तब यूज करेंगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो प्लस इस केस में तो ठीक काम करेगा। क्या वो इस केस में ठीक काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो कॉन्केटिनेशन है, ऑल्दो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करने लगा। हम उसी तरह से चलेंगे जो मैंने सोचा हुआ है। ये चीजें थोड़ा सा बात की हैं तो इनको हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने ये देख लिया कि हम वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। टाइप्स हमने देख लिया कि किस तरह से चेक कर सकते हैं, और बाकी चीजें हमने देख ली। इस जितना हमने अब तक डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमारे पास रहती हैं अभी। ओके, टाइप हम इस तरह से चेक करेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम आएंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर। प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैंने प्रिंट लिख दिया। प्रिंट की पैरेंथेसिस होती है, ये हमें पता है। इसके अंदर मैं आके लिखूंगा टाइप, और अगेन मैं पैरेंथेसिस यूज करूंगा, और जो भी वेरिएबल जिसका मैं नेम चेक करना चाह रहा हूँ उसका नेम लिख दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास आप देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लग सकता है आपको कि यहाँ पर दो हमारे पास पैरेंथेसिस आ गई हैं, लेकिन वीएस कोड में देखेंगे वो हाईलाइट कर रहा है। ये जो ये वाली पैरेंथेसिस है ये प्रिंट फंक्शन की है, और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये सीजीपीए वाली, जो टाइप फंक्शन के लिए हमने यूज किया पैरेंथेसिस उसके लिए। ओके, सो नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी तक हमने देखा कि हम वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग्स को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं कोमा को यूज करके, हमने यहाँ पे करके देखा था। लेकिन हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आती है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने लिख दिया ग्रीटिंग हेलो। मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम है अली। एक और वेरिएबल है जिसका नेम है, जिसके अंदर है 10। ग्रीटिंग्स को हम हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अली को ग्रीट करते हैं। तो अब तक हम क्या करते आए हैं, हमने कोमा के थ्रू किया था, लेकिन हमारे पास पाइथन में एक और टॉपिक, एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में क्या होता है, एक तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं प्रिंट, जैसे अब तक हमने किया है।
हेलो, और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम, फिर कॉमा, फिर हम लिखेंगे यूर एज इज, उसके बाद कॉमा ऐड करके एज वाले वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देंगे। ऑब्वियसली इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया, कॉमा से हमने उन चीजों को सेपरेट कर लिया। पहले हमने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो, उसके बाद हमने कॉमा ऐड करके स्ट्रिंग के बाहर कॉमा ऐड करना है। अगर आप इस कॉमा को स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे तो इसमें आपको एरर दे देगा वो, तो आपने इसका खास ख्याल रखना है। उसके बाद हमने इन कोट्स के बाद उनके बाहर हमने एक कॉमा ऐड किया, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल का नेम लिख दिया। फिर हमने कॉमा ऐड किया और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिख दी। फिर हमने एक कॉमा ऐड करके एज वाला वेरिएबल लिख दिया। तो ऑब्वियसली इस तरह से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास पाइथन ने एक और हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि हम बजाय इसके कि हम बार बार इसमें कॉमा ऐड करते रहें, एक और तरीका है हमारे पास। वो तरीका ये है कि हम प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे एफ। एफ लिखने के बाद हमने यहाँ पर कोड्स ऐड करने हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो, यूर एज इज। अब यहाँ पर हुआ क्या, जहां जहां पर मैंने वेरिएबल नेम लिखने थे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डेटा लिखना था नेम वाली जगह पे, वो इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना था। ऐसे ही एज वाले के अंदर मैंने इस वेरिएबल को, जिसके अंदर 10 रखा हुआ है, उसको प्रिंट करवाना है। तो पहले तो हम उसको कॉमा से सेपरेट कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने वहां पर सिर्फ करली ब्रैकेट्स ऐड कर दिया जहां जहां पर हमने अपने उस वेरिएबल को प्रिंट करना है। और यहाँ पर हमने सिंपल आके इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिख देना है, और ये उसको प्रिंट करवा देगा जैसे वो ऑलरेडी कर रहा था। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। एक और तरीका भी होता है, लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं करने लगे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस में भी होता है, तो आई होप कि इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मैंने आपको बताया कि इस फर्स्ट वीक में हम बिल्कुल बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, और साथ साथ हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, जी जी, आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और ये भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। साइज से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हमारे पास बिल्ट इन कमांड हो, इससे रिलेटेड हमारे पास बिल्ट इन कोई भी तरीका नहीं है कि हम चेक कर सकें कि क्या साइज है वेरिएबल का। ओके, लास्ट कोड में हम आ जाते हैं, और इसमें हमने क्या किया, इसको कहते हैं कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। एफ जहां पर भी हम लिख देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां जहां पर हमने वेरिएबल से डेटा प्रिंट करवाना है वहां पर हम करली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे। जैसे मैंने हेलो के बाद अली प्रिंट करवाना था इस नेम वाले वेरिएबल से, ठीक है। उसके बाद हमने एज को प्रिंट करवाना था, यूर एज इज, इसके बाद यहां पर। तो हम क्या करते हैं इस केस में, करली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे, तो वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर एफ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में वो देखें कि उसको स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। जैसे मैंने उसे करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिख के दिया था और एज लिख के दिया था, अब वो उस वेरिएबल को नहीं पिक कर रहा, वो उसे स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है और उसको एज इट इज स्ट्रिंग ही कंसीडर करके प्रिंट करवा रहा है। तो उसके लिए हमें लाजमी यहाँ पर एफ लिखना पड़ता है, इसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग्स। तो एफ ऐड करेंगे तब उसे समझ आएगी कि इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम नेम लिख रहे हैं ये एक एक्चुअली किसी वेरिएबल का नेम है, और उसने यहाँ पर उसको प्रिंट करवाना है।
तो अब जब मैं उसे रन करूंगा अगेन, सिंपल सी बात है, जहां पर हमने वेरिएबल नेम लिखना है वहां पर हम करली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, CGPA। अब मैंने यहाँ पे CGPA भी प्रिंट करवानी है, तो मैं उन्हीं कोड्स के अंदर ही आके उसको कंटिन्यू कर लूंगा, यूर CGPA इज, और यहाँ पे इन करली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम। तो वो उस जगह पर उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे अब कहें कि उसे प्रिंट करवाओ योर हाइट इज। अब इस केस में हमारे पास हाइट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हमें यहाँ पे नेम एरर दे देगा। नेम एरर आपने याद रखना है, जहां कहीं पर नेम एरर आ रहा है इसका मतलब यह है कि उस नाम का कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स कि आपको वो वेरिएबल पहले बनाना पड़ेगा, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हाइट नाम का वेरिएबल यूज किया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने बनाया ही नहीं है। अब अगर मैं यहाँ आके लिख देता हूँ हाइट इज इक्वल टू 5.8, तो वो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से इसे कहते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड भी होता है डॉट फॉर्मेट का, लेकिन अभी के लिए हम एक को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों ने शायद नोट की हो, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ हाय, और उसके बाद हम लिख देते हैं हेलो, कुछ भी लिख देते हैं। तो जितनी मर्तबा मैं प्रिंट मेथड को यूज करूंगा वो उतनी दफा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएगा। क्या मतलब, मैंने फर्स्ट टाइम प्रिंट मेथड को, फंक्शन को हाय दिया, तो उसने मुझे हाय प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने प्रिंट को दिया हेलो, तो उसने हेलो को प्रिंट करवाया, लेकिन नेक्स्ट लाइन के अंदर। उसके बाद उसने वर्ड को प्रिंट करवाया। थर्ड टाइम मैंने प्रिंट मेथड यूज किया, फंक्शन यूज किया, तो उसने इस टाइम पे यूज किया, सॉरी प्रिंट करवाया उसको नेक्स्ट लाइन में। तो आप लोगों में से एस्केप सीक्वेंसेस से कौन कौन वाकिफ है? ओके, और स्केप सीक्वेंसेस का किस किस को नहीं पता वो भी बता दे। ओके, तो स्केप सीक्वेंसेस क्या कहते हैं, किसी भी चीज से स्केप करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अगर आपको मैं लेमैन टर्म में समझाऊं, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लिखते हैं प्रिंट हाय वेलकम टू पाइथन। अब मैंने यहाँ पे लिखा, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाय के बाद जो मेरा वेलकम टू पाइथन है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर चल जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक स्केप सीक्वेंस होता है जिसे हम कहते हैं बैक स्लैश एन। फॉरवर्ड स्लैश नहीं है ये वाली, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बैक स्लैश एन हम बैक स्लैश एन हमने यूज करना है। तो वो उसको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाएगा। और ये स्पेस यहाँ पे जो एक स्पेस आ रही है वो इसलिए आ रही है कि बैक स्लैश एन के बाद मैंने एक स्पेस ऐड की हुई है। जब इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो वो बिल्कुल स्टार्ट में लेके आ जाएगा। तो बैक स्लैश एन जहां जहां मैं ऐड करूंगा उससे नेक्स्ट चीज को नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे 2 से पहले बैक स्लैश एन लिख दिया तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में लेके चला गया। अब मैं पाइथन से पहले बैक स्लैश एन और ऐड कर दूं तो वो उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाएगा। तो जो चीज मैं आपको बताने लगा था वो ये था कि अगर मैं मल्टीपल प्रिंट मेथड्स यूज करता हूँ, फंक्शंस यूज करता हूँ, सॉरी मैं बार बार मेथड कह देता हूँ, मेथड तब कहते हैं जब वो क्लास में होता है। ठीक है, मैंने 3 दफा प्रिंट फंक्शन यूज किया, और फर्स्ट टाइम मैंने उसे हाय, थर्ड टाइम सेकंड टाइम मैंने उसे हेलो का, और थर्ड टाइम मैंने वर्ड बोल दिया, और वो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा रहा है।
अब हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन के अंदर ही, मैं जरा इन सजेशंस को डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि वो इसको एंड ना करे बैकस्लैश एन पे, तो हम यहाँ पे स्पेस लिख देंगे, एक एम्प्टी स्पेस। अब आप देखें कि उसने हेलो को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं करवाया। वो इसलिए नहीं करवाया कि बाय डिफॉल्ट हर प्रिंट फंक्शन के अंदर ये चीज कोड की गई है कि एंड में बैकस्लैश एन होता है। जैसे ही ये इसके अंदर जो भी चीज मैंने प्रिंट करवाई है वो एग्जीक्यूट होगी, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाएगा। इसलिए हमारे पास पाइथन ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि एंड इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन अगर मैं लिख दूंगा तो आप देखें कि उसने हाय हेलो और वर्ड इन सबको नेक्स्ट लाइंस में इंडिविजुअल लाइंस के अंदर लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन है। इसको अगर आप इस तरह से ऐड ना भी करें तब भी वो बैकस्लैश एन ही यहाँ पर ऐड की गई है कि वो हर लाइन को नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके चला जाए, नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो एंड में कुछ और लिख दे तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एंड के अंदर वो इस स्टार को प्रिंट करवा दे हर लाइन के एंड में, हर सॉरी इस प्रिंट वाले के बाद। तो अब आप देखें यहाँ पर मैं कॉमा ऐड करना भूल गया हूँ। तो उसने हाई प्रिंट करवाया। हाई के बाद मैंने उसे कहा कि भाई आपने इस प्रिंट, इस वाले प्रिंट के लिए एंड में आपने लिख देना है, प्रिंट करवा देना है इस स्टार को। उसने उस स्टार को प्रिंट कराया। अब क्योंकि जो बैकस्लैश एन बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था उसकी जगह पर मैंने इस स्टार को ऐड कर दिया, तो वो चीज हट गई है। अब उस जगह पर वो बैकस्लैश एन नहीं है, उसकी जगह पर ये स्टार है। उसने हाई के बाद उस स्टार को प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हेलो प्रिंट करवा दिया। लेकिन क्योंकि इस वाले में मैंने कोई चेंज नहीं की, उसे मैंने नहीं कहा कि आपने एंड बैकस्लैश एन पे नहीं करना, तो वो उसको वर्ड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा रहा है। तो हम इसमें खुद से उसे बता सकते हैं कि आपने एंड में क्या करना है। अब मैं उसे कहता हूँ कि आपने एंड में एक स्पेस दे देनी है, तो उसको हेलो के बाद एक स्पेस देके एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से ये चीजें बिल्कुल बेसिक सी हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी चीजें हम कवर कर सकते हैं आज कर लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये होता है कि हम मल्टीपल लाइंस प्रिंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाय, और अगेन कुछ हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। अब इसे मैंने प्रिंट करवा दिया। इसको प्रिंट करवाने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ हो और मैं इसको इस तरह से एंटर प्रेस करके मल्टीपल लाइंस लिख दूं और वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा दे, रेदर देन कि मैं बैकस्लैश एन ऐड कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ या दूसरी चीजें कर रहा हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स। अब मैं प्रिंट के अंदर आया, मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स ऐड कर दिए। अब आप लोग देखेंगे स्टार्ट में ही मैंने ट्रिपल कोट ऐड किए हैं और एंड में भी मैंने ट्रिपल कोट्स ऐड किए हैं। अब इसके अंदर मैं जो चीज जैसे लिखूंगा, कुछ भी लिख देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आके तो आप देखें मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, तो उसने फर्स्ट लाइन एम्प्टी छोड़ी हुई है यहाँ पे। उसके बाद मैंने सेकंड लाइन के अंदर IMLE लिखा, थर्ड लाइन के अंदर ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। तो इस केस में उसने एज इट इज प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं IMLE को फर्स्ट लाइन में लेके चला जाता हूँ तो IMLE को उसने फर्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवा दिया। और इस तरह से मैं कुछ भी मल्टीपल लाइन्स के अंदर लिख सकता हूँ और वो उसको एज इट इज, अगर एक लाइन मैंने दरमियान में छोड़ भी दी है यहाँ पे, तो वो उसको एज इट इज प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर ये मैं सिंगल कोट के साथ करना चाहता या डबल के साथ करना चाहता तो वो अलाउ नहीं करता, वो इस केस में हमें एरर दे देता। तो ट्रिपल कोट्स हम यूज तब करते हैं जब हम मल्टी लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस होती हैं हम उनको प्रिंट करना चाहते होते हैं। ये ठीक कह रहे हैं अहमद सलाउद्दीन, उस केस में हम ट्रिपल कोट्स को यूज करते हैं। और ट्रिपल कोट्स अभी मैं आपको कमेंट्स जब बताऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें भी ट्रिपल कोट्स यूज होते हैं।
ओके, अब्दुल हमीद कुछ कह रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं कहाँ पर ये हमने लिखा था कोड। आई गेस कि वो मैंने रिमूव कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसमें दोबारा कर देते हैं। इस तरह से किया था हमने। ओके, सो हमीद कह रहे हैं कि अगर हम सेकंड प्रिंट में बैक स्लैश एन राइट करें तो क्या हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पर आएगा। ओके, हमने इस तरह से ऐसे लिखा नहीं था, हम ये किया हुआ था हमने, यहाँ पर वर्ड था। तो अगर यहाँ पे मैंने एंड कर दिया उसे स्टार के ऊपर, लेकिन मैं हाई के बाद बैक स्लैश एन ऐड कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाएगा। इस तरह से होगा हमारे पास, क्योंकि मैंने हाई के फौरन बाद उसे कहा कि नेक्स्ट जो भी चीज है वो आपने नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके जानी है। अब एंड वाली चीज जो भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की थी वो इस बैक स्लैश एन के बाद थी। तो उसने क्या किया, बैक स्लैश एन जैसे उसे मिला नेक्स्ट लाइन में उसे पता लगा कि उसने एंड किस पे करना था, इस स्टार के ऊपर। तो नेक्स्ट लाइन में उसने स्टार को भी प्रिंट करवा दिया और हेलो को भी प्रिंट करवा दिया। इस तरह से ये वर्क करेगा। ओके, एक और चीज पाइथन में होती है, वो ये होती है कि हम प्रिंट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं। लेट्स सपोज हम लिख देते हैं यूराफिनिटी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 से। तो वो जितनी दफा मैं उसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा जिससे वो उसको उतनी दफा यहाँ पे आप देखेंगे लिख रहा है। ऐसा दूसरी लैंग्वेज के अंदर नहीं होता। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 10 से, लेट्स सपोज 100 से करवा दूं, तो ये देखें आप, उसने इतनी 100 टाइम ही उसको लिख दिया। तो ये चीज में हमारे पास होती है पाइथन के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी स्ट्रिंग को। नो, इसको हम नेक्स्ट लाइंस के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इसी के अंदर, और उसके बाद मैं उसे कहूंगा कि आपने एंड करना है इसके ऊपर, बैक स्लैश एन के ऊपर। तो इसके बाद जो चीज लिखवाएंगे वो नेक्स्ट लाइन में जाएगी, लेकिन ये तो पहले प्रिंट हो चुका है एक ही लाइन के अंदर 3 दफा या 100 दफा, जितनी दफा मैं करवाना चाहूंगा। ओके, अगर स्पेस देना चाहें तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके यहाँ पे दे देंगे स्पेस न्यू एफिनिटी के बाद। तो हर दफा क्या करेगा, स्पेस को भी ऐड करेगा। अब आप देखें उसने स्पेस भी यहाँ पे दे दिया, क्योंकि स्पेस मैंने खुद ही लिख दी थी कि एक दफा प्रिंट करवाने के बाद एक स्पेस भी छोड़नी है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम कमेंट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं पाइथन के अंदर। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप वीएस कोड में, तो हमारे पास शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, जैसे ही आप प्रेस करेंगे वो उसको कमेंट में कन्वर्ट कर देगा। कमेंट्स क्या होते हैं, वो चीज होती है जो हम अपनी या दूसरे प्रोग्रामर की हेल्प के लिए लिखते हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं किसी भी पार्ट में कोड के। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दिया कि मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं क्योंकि मैं एफ स्ट्रिंग्स समझाना चाह रहा था, और ये कोड का पार्ट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर इस स्लैश को ऐड नहीं करता, सॉरी इस हैश को ऐड नहीं करता, तो इस केस में वो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये इस तरह से अलाउ नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं इस हैश को ऐड करूंगा, इसका मतलब कि अब जो भी मैं यहाँ पे लिख दूं वो कोड का पार्ट नहीं है, और कंपाइलर या हमारे पास इंटरप्रेटर जो भी है वो इसको इग्नोर कर देगा। कमेंट की शॉर्टकट हमारे पास होती है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। अगर प्रेस करेंगे कमेंट था तो वो अनकमेंट कर देगा। अब जैसे मेरे पास कमेंट नहीं है, कोड है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा तो वो उसको कमेंट कर देगा। और अगर कमेंट पर मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा तो वो उसको अनकमेंट कर देगा।
और अगर हम मल्टीपल ओके मोइन, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमने एक प्रिंट लिखा हेलो, नेक्स्ट प्रिंट लिखा वर्ड। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसे कह देते हैं कि भाई आपने एंड कर देना, एंड कर देना है इस एक स्पेस के ऊपर। तो अब वो उसको एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करवा रहा है, जबकि हमने मल्टीपल में उसको लिखा है, मल्टीपल प्रिंट के थ्रू हमने लिखा उसको। कमेंट वाले में ये है कि कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एक सॉन्ग भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एक पोइम भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिखना है यहाँ पे, कुछ भी लिखना है आपने कोड के अंदर, लेकिन वो कोड का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने इतनी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, जो भी लिखा है सेंस कोई नहीं बन रही, लेकिन ये कमेंट है। इसको हमारी पाइथन कह लें आप, जो एक्चुअली हमारा इंटरप्रेटर है, वो इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये कोड का पार्ट नहीं है, कमेंट है। कमेंट्स हम ऐड कर रहे थे, कमेंट्स हम लोगों पे भी पास कर रहे होते हैं, तो वही सिनेरियो कि यहाँ पे हमने कमेंट्स लिख दिया। एक्चुअली हम लिखते क्यों है कि होता ही है कि जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और एक वीक बाद हम उस प्रोग्राम को ओपन करके देखते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस तरह से किया था। तो अगर हम थोड़े से हिंट्स ऐड करते जाएं कि ये चीज मैंने क्यों की थी, ये चीज क्यों की थी, तो हमें नेक्स्ट टाइम अगर मैं उसको देख रहा हूँ या इवन कोई और बंदा देख रहा है, एक सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन देख रहा है उसको, उसको भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि यहाँ पे उसने क्या किया है बंदे ने। इट्स लाइक नोट्स या इंस्ट्रक्शंस कह लें, कुछ भी कह लें, जो हम लिख लेते हैं ताकि हम बाद में उसको देख सकें, लेकिन वो कोड का पार्ट नहीं होता। ओके, ये तो थे सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम इस तरह से कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स, वो हम कह सकते हैं ट्रिपल कोट्स के थ्रू। अब मैंने ट्रिपल कोट्स ऐड कर दिया, अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा ये भी कोड का पार्ट नहीं है, इसको जब मैं रन करूंगा तो वो कुछ भी नहीं दिख, उसको प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, वो ये है कि बाय डिफॉल्ट हर सेल की लास्ट लाइन में जो भी हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट कर देता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जुपिटर नोटबुक में ही होता है ऐसा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10। अब तक हमने देखा कि हम अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, और उसके बाद हम उससे कह देंगे कि आपने a को प्रिंट करना है। लेकिन अगर मैं इसको, जुपिटर नोटबुक की बात हो रही है सिर्फ, अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ a लिख देता हूँ इस लास्ट लाइन के अंदर, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर प्रिंट अप्लाई मींस कि हम जो भी चीज उस सेल की लास्ट लाइन के अंदर लिखेंगे, वेरिएबल नेम है तो वो उसको प्रिंट करवा देगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करवा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे उसने उसको इसलिए प्रिंट करवा दिया, लेकिन ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स इसलिए यूज करते हैं कि, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये आप देख रहे हैं, ये प्रिंट फंक्शन के लिए उन्होंने लिख के रखी हुई है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑब्वियसली जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास मल्टी लाइंस होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी उन्होंने इसी तरह से लिखी हुई है जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिपल कोट्स के थ्रू। ठीक है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हमने देखी हैं, क्यों प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद प्रिंट फंक्शन पे हम आए, हमने देखा कि हम सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स हमने देखा कि ये डेटा कंटेनर्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। 3 टाइप्स हमने देखी डेटा टाइप्स की, कि वो 2 नंबर्स की होती हैं, जो कि इंटीजर, इंटीजर वो होगा जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे, होल नंबर होगा। फ्लोट वो है जिसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट्स यूज कर रहे होंगे, ऐड होंगे उसके अंदर। स्ट्रिंग्स का मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या लें, टेक्सचुअल डेटा होता है उसके लिए हम स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं, और उसके लिए जरूरी सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर ऐड करें। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए,
हमने ये देखा कि हम किसी भी वेरिएबल की टाइप किस तरह से चेक कर सकते हैं। सिंपल सा टाइप के अंदर हम उसको वेरिएबल का नेम पास कर देंगे और वो उसकी टाइप हमें प्रिंट करवा के दे देगा। कैरेक्टर नहीं होता इसके अंदर, ये चीज हमने डिस्कस की। कॉमा से सेपरेट करके हम वेरिएबल्स को और स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी देखी कि हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्टार्ट में हमें एफ ऐड करना पड़ता है और उसके बाद हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल्स का नेम लिख देते हैं तो वो उसको प्रिंट करवा देता है। फिर हमने देखा कि एंड नाम का एक हमारे पास पैरामीटर होता है और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बैकस्लैश एन होता है, तो वो उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे किसने कहा कि नल वैल्यू मींस एम्प्टी वेरिएबल, वेरिएबल विद जीरो। ओके, इसके लिए हमारे पास पाइथन में एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं, लेट्स सपोज मैं इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ, एज कर देता हूँ, एज इक्वल टू नन। तो जीरो भी ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, लेकिन नन एक स्पेशल डेटा टाइप है सिर्फ इसी काम के लिए कि जब आप उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं करें तो आप वहां पे नन स्टोर कर दें। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ एज को, तो उसने नन को प्रिंट करवा दिया। ओके, रहमत कह रहे हैं कि when two integers are string formatting then क्या होता है। मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। क्लास इंशाल्लाह हमारी 8 बजे से लेके 9:30 तक ही हुआ करेगी और एक दिन ब्रेक भी इसलिए ही रखी है कि ऑब्वियसली इसके साथ आपको फर्स्ट टाइम अगर आपने नहीं भी सुना तो ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स भी दी जा रही होंगी साथ साथ, और वो भी आपने सबमिट करवानी होंगी। तो एक दिन की छुट्टी इसलिए ही रखी गई है। 1-2 घंटे तो ऑब्वियसली हर कोई निकाल सकता है डेली, और अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा है नहीं आपका यहाँ पे आने का। तो बेहतर है कि फिर बंदा उस टाइम को किसी और चीज में यूटिलाइज करे। ठीक है रहमत, आपका ना कंकैटिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी एक बंदे को यहाँ पे किया था, मैं उसको डिस्कस करने लगा था लेकिन हम रुक गए थे। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अगर किया तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स होंगे। लेट्स सपोज मैं स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, एज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, इस 10 को मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ कोट्स के अंदर 10। अगर तो मैंने सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर के अंदर, लेकिन अगर इसके अंदर मैंने एबीसी लिख दिया है, अब मैं इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकता इंटीजर के अंदर। असाइनमेंट आप गूगल फॉर्म पे सबमिट करवाएंगे और उसके लिए बेहतर यह है कि आप इस तरह से जुपिटर नोटबुक ही क्रिएट करेंगे। जुपिटर नोटबुक क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल से, आप यहाँ पे आएंगे, प्लस वाले पे आप लिख के कोई भी नेम देंगे, लेट्स सपोज असाइनमेंट है, उसके बाद .ipynb, IPYNB इंटरएक्टिव, आई से इंटरएक्टिव, PY से पाइथन, NB से नोटबुक। तो ये इसकी एक्सटेंशन है और जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आ रहा होगा, सिर्फ आपने एक्सटेंशन याद रखनी है .ipynb, वो आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर ही। किसी का कोई क्वेश्चन हो उन चीजों से रिलेटेड जो हमने आज कवर किया, ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक सी चीजें थी। इंशाल्लाह इस वीक में हम इस तरह की चीजें कवर करके नेक्स्ट वीक से हम चीजों को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो कह सकता है, नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं। जुपिटर इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, अब तक आपको समझ आ गई होगी कि हम मल्टीपल सेल्स क्रिएट कर सकते हैं और इट्स जस्ट लाइक नोटबुक के हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देखेंगे चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। नोटबुक जैसे हमारे पास होती है कि हम वहाँ पे टेक्स्ट भी लिख रहे हैं, हम यहाँ पे कोड भी लिख रहे हैं और हमारे पास मल्टीपल सेल्स हैं। रेदर देन कि मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँ, लेट्स सपोज a.py कर देता हूँ, तो इस फाइल के अंदर तो मुझे सिर्फ कोड लिखना पड़ेगा, फिर
बजाय इसके कि मैं हर बार एक नई फाइल क्रिएट करता रहूं, तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल सेल्स होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आप देखें कि हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है कि हम एक ही फाइल के अंदर अपना सारा कोड सेव करते चले जा रहे हैं। कोलैब पे कर सकते हैं, क्योंकि कोलैब पे भी आप नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सी आईडी यूज कर सकते हैं करते हैं। बस आप ये देखें कि आपने जुपिटर नोटबुक ही क्रिएट करके उसी के अंदर सारी असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस लिख के वो सबमिट करनी है। एक ही फाइल होगी जुपिटर नोटबुक, जैसे अब तक मैंने ये फर्स्ट क्लास नाम से एक ही फाइल क्रिएट किया, उसके अंदर हम वो शुरू से कोड लिख रहे हैं। ओके, एंड वाला मैं बता देता हूँ। एंड वाला हमारे पास एक, कहाँ पर एंड, ठीक है, मैंने आपको बताया कि बैक स्लैश एन क्या करता है। बैक स्लैश एन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करवा के देता हूँ, या इसी को अगर हम प्रिंट कर लेते हैं, तो मैंने क्योंकि बैक स्लैश एन ऐड किया था, उसने इस लाइन को भी स्किप कर दिया। अब बाय डिफॉल्ट अगर हम नहीं भी लिख रहे यहाँ पे देखिए हमने एंड नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि पाइथन वालों ने ऑटोमेटिकली वहां पे एंड इज इक्वल टू बैक स्लैश एन कर दिया। इसी वजह से जितनी दफा मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा, हर दफा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर मुझे प्रिंट करके दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इज इक्वल टू बैक स्लैश एन। ऑल्दो ये हमने अब खुद से लिखा है, लेकिन अगर हम खुद से नहीं लिख रहे तब भी यहाँ पर पाइथन वालों ने ऑटोमेटिकली लिख के रखा हुआ है एंड इज इक्वल टू बैक स्लैश एन। ऐसे ही यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर ना लेके जाए। मैं क्या चाहता हूँ कि हाई लिखने के बाद वो इसको एंड कर दे किसी और चीज के ऊपर। अब वो कोई कोई भी चीज हो सकती है। एक स्पेस दे दूं, तो हाई के बाद देखें एक स्पेस ऐड करके नेक्स्ट प्रिंट वाली वैल्यूज को एक ही लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ, तो उस नंबर को लिख देगा। कोई भी चीज हम यहाँ पे उसे बताएंगे कि आपने एंड इस पे करना है, तो वो उसको कर देगा उसी चीज के ऊपर एंड। अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ, तो वो स्टार लिख देगा। बस ये है हमारे पास एक ऑप्शन कि हम बैक स्लैश एन की जगह कोई भी चीज लिखते हैं। बैक स्लैश एन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, बैक स्लैश एन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाता है। लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। अब्दुल्ला एनाकोंडा इसलिए यूज नहीं कर रहे कि बहुत उसका वेट मींस कि वो हर सिस्टम पे नहीं चल सकता। बहुत से लोगों को, अभी हमारी रिसेंटली वर्कशॉप्स थी, तो वहां पे मैं सेटअप्स वगैरह मैं ही करके मोस्टली दे रहा होता था। तो मैंने वहां पे फील किया बहुत से लोगों के पास जो लैपटॉप्स वगैरह थे, वो इस के कैपेबल नहीं थे कि हम एनाकोंडा वहां पे यूज कर सकें। ऑब्वियसली अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अच्छी चीज है एनाकोंडा, लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टम पर ज्यादा बोझ डाल देते हैं, इसलिए। जैद ये मैंने बता दिया था कि हम क्यों यूज कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक। नहीं, मशीन लर्निंग तो ऑब्वियसली हम इसमें नहीं कर रहे होंगे। ये सिर्फ प्योर पाइथन से रिलेटेड एक कोर्स है, इसमें हम पाइथन को ही स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली इसको भी कोड के थ्रू ही बनाया गया है, ऐसे थोड़ी चल रहा है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन ये चीजें तो आप गूगल से ही सर्च कर सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फाइल्स किस तरह से सेव की जाती हैं। ये मैं देख लेता हूँ कि लोग 7-8 सेमेस्टर में आ जाते हैं, उन्हें तब भी नहीं होता पता। अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पर कोई भी चीज ऐड नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट सेल के अंदर मैं आ गया, यहाँ आके मैं लिखता हूँ
1 + 1, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डॉट शो हो रहा है इस जगह पे। इसका मतलब ये कि इस नोटबुक के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जिनको मैंने अभी तक सेव नहीं किया। तो मैं जैसे ही कंट्रोल होल्ड करके एस प्रेस करूंगा, अब इसने इस चीज को सेव कर दिया। अब जब मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर लूंगा उस फाइल को, तो एंड में देखें 1 + 1 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसको सेव कर लिया था। ऐसे ही अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में भी आया हूं, तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज किया। तो जब तक मैं उसको सेव नहीं करूंगा, वो उसको सेव नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। ओके, ऑटो सेव आप कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर आप जाके। यहां से आप कर सकते हैं आफ्टर डिले कर लें, और मोस्टली मैं यही यूज कर रहा होता हूँ, या ऑन फोकस चेंज कर सकते हैं आप। इसमें वो भी होता है कि हम डिले का भी टाइम बता रहे होते हैं कि इतने टाइम बाद आपने इतने मिली सेकेंड्स कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप।